हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो कि प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती है, जिसमें न्यूक्लियस अनऑर्गेनाइज्ड रहता है और विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है। अगर हम बात करें एक प्रोकैरियोटिक सेल की, तो हम एक टिपिकल बैक्टीरिया सेल की स्टडी करते हैं। पार्ट 1 में हमने टिपिकल बैक्टीरिया सेल की आउटर मोस्ट लेयर, जिसे ग्लाइकोकेलिक्स लेयर या स्लिम और कैप्सूल लेयर कहते हैं, उसका अध्ययन किया था। आज हम पार्ट 2 में अध्ययन करने जा रहे हैं बैक्टीरिया के बचे हुए जनरल स्ट्रक्चर की। हम बात करते हैं सेकंड की पॉइंट, सेल प्रोजेक्शंस की। तो ये एक महत्वपूर्ण संरचना होते हैं। अगर एक प्रारूपिक जीवाणु कोशिका की बात करें तो सेल प्रोजेक्शन या कोशिका प्रवर्धों की बात करें तो सामान्यतः कोशिका प्रवर्ध इनमें दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहला फिम्ब्री और सेकंड पिलाई या पिल्लस। फिम्ब्री की बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए रहते हैं, उनमें से जो शॉर्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है उन्हें हम फिम्ब्री कहते हैं, और जो लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है या हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है उन्हें हम पिलाई या पिल्लस कहते हैं। अगर सिंगल है तो उसे हम पिल्लस कहते हैं और बहुतायत है तो उसे पिलाई कहते हैं। फिम्ब्री और पिल्लस में मेजर डिफरेंस ये होता है कि फिम्ब्री जीवाणुओं को किसी सरफेस से चिपकाने का या अटैच करने का कार्य करती है, या एक बैक्टीरिया सेल को दूसरी बैक्टीरियम सेल से कनेक्ट करने का कार्य करती है। जबकि पिलाई या अगर हम कहें सिंगल स्ट्रक्चर को पिल्लस, तो ये बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में महत्वपूर्ण रोल निभाती है। हम बात करते हैं बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में क्योंकि बैक्टीरिया में ट्रू प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, अतः इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में एक बेहद ही महत्वपूर्ण मेथड है कॉन्जुगेशन या संयुग्मन, जिसके द्वारा जीवाणु कोशिकाओं में जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। संयुग्मन के दौरान एक संयुग्मन नलिका या कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण होता है, जो कि सामान्यतः इसी पिलाई के द्वारा होता है। दो बैक्टीरियल सेल की पिलाई आपस में जुड़कर कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण करती है, या आप कह सकते हो एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का फॉर्मेशन करती है, जिससे जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक सामग्री जैसे डीएनए एक बैक्टीरिया सेल से दूसरी बैक्टीरिया सेल में इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। अतः आप कह सकते हो कि फिम्ब्री एक बैक्टीरिया को किसी सरफेस पे या दूसरी बैक्टीरिया सेल से जोड़ने का कार्य करती है, जबकि पिलाई या पिल्लस दो बैक्टीरियल सेल्स के मध्य साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाने का कार्य करती है, जिसके द्वारा जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र इजीली होता है। अतः इसे सेक्स पिल्ली या सेक्स पिल्लस भी कहते हैं या फर्टाइल पिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में या संयुग्मन में सहायक होती है। तो ये दो महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं जो सेल प्रोजेक्शंस कहलाती है या कोशिका प्रवर्ध कहलाती है। अब नेक्स्ट हम बात करें थर्ड की पॉइंट की, जिसे सेल एनवलप कहते हैं या कोशिका आवरण कहते हैं। कोशिका आवरण को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला सेल एनवलप का पहला भाग है सेल वॉल या कोशिका भित्ति, और दूसरा भाग होता है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। हम बात करते हैं सेल वॉल की। हम अगर एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल ग्लाइकोकेलिक्स लेयर जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, और सबसे इनर मोस्ट लेयर जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इन दोनों के मध्य उपस्थित होती है। ये आपको पिंक कलर की जो लेयर दिख रही है, ये इसकी सेल वॉल है। डायग्राम में आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा। ये पिंक कलर की जो मिडिल में लेयर दिख रही है, ये इसकी बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल है। सेल वॉल की बात करें तो सामान्यतः सेल वॉल का साइज 10 to 25 nm या नैनोमीटर होता है। हम बात करें बैक्टीरियल सेल वॉल की
तो बैक्टीरियल सेल वॉल के आधार पे ही हम बैक्टीरिया सेल को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का विभेदन सेल वॉल की उपस्थिति के कारण ही हुआ है। सेल वॉल या कोशिका भित्ति में भेद पाए जाने के कारण या डिफरेंस पाए जाने के कारण ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हम डिफरेंस कर सकते हैं। हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की, तो सामान्यतः ये पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन जो कि एक म्यूकोपेप्टाइड होता है या आप इसे म्यूरिन भी कह सकते हैं। तो एक बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल की बात करें तो उनका केमिकल कंपोजिशन सामान्यतः पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन होता है। जैसे हमने देखा था यूकैरियोट्स में प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ऐसे ही फंजाई की सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होती है। ऐसे ही प्रोकैरियोटा में एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल्स की बात करें तो उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है, जिसे हम म्यूरिन भी कहते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन की बात करें तो ये दो यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे हम सामान्यतः NAM और NAG कहते हैं। अगर हम इनके फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और ये होता है N एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। अर्थात हम बात करें पेप्टिडोग्लाइकन की तो पेप्टिडोग्लाइकन दो अमीनो एसिड के कंपोनेंट या यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे नेम और NAG कहते हैं। नेम की फुल फॉर्म है N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और NAG की फुल फॉर्म है N एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। अर्थात इन दो यूनिट से मिलकर पेप्टिडोग्लाइकन बना होता है, जो कि म्यूकोपेप्टाइड प्रकार का होता है। हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया सेल की सेल वॉल की, तो सेल वॉल के बेसिस पे हम बैक्टीरिया सेल को दो अलग अलग प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं, जिन्हें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल की बात करें तो ये जैसे मान लो सपोज करो ये आपकी हुई सेल मेम्ब्रेन, सबसे इनर मोस्ट लेयर आपकी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर्स होती है। ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो सेवरल लेयर्स उपस्थित होती है और इनका आकार भी बड़ा होता है। अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तो इनर मोस्ट लेयर ये सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन पे केवल सिंगल लेयर पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, अर्थात एकल परत पेप्टिडोग्लाइकन की पाई जाती है। अब सेकंड डिफरेंस की बात करें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपोपॉलीसेकेराइड की मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में बात करें तो यहाँ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के ऊपर एक लिपोपॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, जबकि यहाँ लिपोपॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है। तो हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की, तो दो तीन डिफरेंस अपने को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण डिफरेंस होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसमें जो पेप्टिडोग्लाइकन्स की लेयर होती है इनके परपेंडिकुलर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसे हम टिकोइक अम्ल कहते हैं। ये जो संरचना मैंने बनाई है ये कहलाएगी टिकोइक अम्ल। ये टिकोइक एसिड इन पेप्टिडोग्लाइकन की सेवरल लेयर को बाइंड करने का कार्य करता है, जो कि केवल ग्राम पॉजिटिव में उपस्थित होता है। केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का फीचर्स है कि उसमें ये टिकोइक एसिड या टिकोइक अम्ल पाया जाता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल पेप्टिडोग्लाइकन की सिंगल लेयर उपस्थित होती है। अतः आप कह सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की थिकनेस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की थिकनेस से अधिक होती है।
जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की थिकनेस है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की थिकनेस है। तो आपको तीन डिफरेंस मेजरली दिखाई दिए जा सकते हैं। जैसे ग्राम पॉजिटिव की ये सेल मेम्ब्रेन दोनों की, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव की, इसके ऊपर ये वाली जो लेयर है ये इसकी हो गई लिपोपॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ अनुपस्थित होती है, और ये वाली लेयर्स होगी पेप्टिडो ग्लाइकन की। अर्थात यहाँ पेप्टिडोग्लाइकन की सेवरल लेयर्स होती है और लिपोपॉलीसेकेराइड एब्सेंट है। यहाँ पेप्टिडोग्लाइकन की ये सिंगल लेयर है, ये पेप्टिडोग्लाइकन की सिंगल लेयर है और उसके ऊपर ये लिपोपॉलीसेकेराइड की मेम्ब्रेन होती है। इस प्रकार ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में आप क्लियरली डिफरेंस कर सकते हैं। तो ये बात हुई सेल वॉल की। सेकंड सेल एनवलप की बात करें तो सेकंड भाग है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका झिल्ली सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये ब्राउन कलर की जो लेयर दिखाई दे रही है डायग्राम में, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये इनर मोस्ट लेयर होती है और इसका कंपोजिशन या स्ट्रक्चर यूकैरियोट सेल की समान होता है, अर्थात ससीम केंद्र की कोशिकाओं के समान इसकी संरचना होती है। इसमें कोई विशेष प्रकार का भेद देखने को नहीं मिलता है। जैसे सिंगल निकोल्सन मॉडल में आपने पढ़ा होगा, दो फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है, उसके बीच में एक प्रोटीन की लेयर होती है। जिस प्रकार यूकैरियोट सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, उसी प्रकार का केमिकल कंपोजिशन प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार सेल एनवलप की बात करें तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन मिलकर एक बैक्टीरिया सेल का सेल एनवलप या कोशिका आवरण बनाती है। सामान्यतः कोशिका आवरण की बात करें तो ये तीनों लेयर्स, जिनमें ग्लाइकोकेलिक्स लेयर, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, तीनों लेयर मिलकर इसका एक प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती है, जिसे हम सेल एनवलप कह सकते हैं। जैसे जनरली मैंने यहाँ कंसीडर किया सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल इसका सेल एनवलप बनाती है, लेकिन अधिकांशतः आपको क्लियरली अगर बात करें हम स्टूडेंट डीप की, तो डीप देखा जाए तो ग्लाइकोकेलिक्स लेयर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि जेली समान लेयर होती है, जो स्लिम और टफ या रफ दोनों कंडीशन में देखने को मिलती है। तो ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तीनों मिलकर एक प्रोटेक्टिव यूनिट बना रही है, जिसे सेल एनवलप कह सकते हैं या कोशिका आवरण कह सकते हैं। ग्लाइकोकेलिक्स लेयर की बात करें तो इसमें पाए जाने वाले कैप्सूल की थिकनेस की बात करें तो 0.2 मिली माइक्रोन साइज होती है, जबकि सेल वॉल की बात करें तो ये सामान्यतः ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया में 10 to 25 nm या नैनोमीटर होती है, और सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इसकी साइज 5 to 10 नैनोमीटर होती है। तो ये था स्टूडेंट्स सेल एनवलप। बात करते हैं हम नेक्स्ट की पॉइंट साइटोप्लाज्म की। फोर्थ जो की पॉइंट है वो है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। बैक्टीरियल सेल्स के भीतर जितना भी जो फ्लूइड या ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उसे हम साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया सेल के पूरी तरह फैला रहता है, और इसी साइटोप्लाज्म में बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियोइड रीजन उपस्थित होता है, जिसमें डीएनए होता है। साइटोप्लाज्म में इनके अलावा टीआरएनए, गैस वैक्यूल्स, पॉलीसोम्स और राइबोसोम्स देखने को मिल सकते हैं। हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, तो इसमें राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अलावा प्लास्टिड, ये सब एब्सेंट होते हैं। तो इनमें केवल एक सेल ऑर्गेनेल्स राइबोसोम्स उपस्थित होता है, जो कि मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है या कला रहित कोशिकांग है। हम बात कर रहे हैं कला रहित कोशिकांग राइबोसोम की, तो यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं,
अर्थात हमने यूकैरियोटिक सेल्स में पढ़ा होगा कि उनमें राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं, जबकि एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें या बैक्टीरिया सेल की बात करें तो इनमें राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। 70S मीन्स होता है स्वेडबर्ग यूनिट, जिसे हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं या अवसादन गुणांक भी कहते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम्स को अगर हम डिवाइड करें तो ये दो सब यूनिट में डिवाइड होता है। ये दो सब यूनिट में एक लार्जर यूनिट होती है और एक स्मॉलर यूनिट होती है। लार्जर यूनिट 50S होती है और स्मॉलर यूनिट 30S होती है। लार्जर और स्मॉलर यूनिट को हम अगर RRNA के बेसिस पे देखें तो 50S 3 प्रकार के RRNA के फॉर्मेशन से बनती है और 30S केवल सिंगल RRNA से मिलकर बनी होती है। 50S की बात करें तो ये 3 RRNA, एक तो 5S RRNA, एक 23S RRNA से मिलकर बनी होती है और 30S RRNA केवल 60S RRNA से मिलकर बनी होती है। अर्थात लार्जर यूनिट 2 प्रकार के RRNA से मिलकर बनी होती है, 5S RRNA और 23S RRNA, जबकि 30S सब यूनिट 16S RRNA से मिलकर बनी होती है। राइबोसोम्स आप सब जानते हो, राइबोसोम्स का मुख्य कार्य प्रोटीन सिंथेसिस है या प्रोटीन संश्लेषण है। तो ये बात हुई इसके साइटोप्लाज्म की। अब बात करते हैं हम एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर जो कि बैक्टीरियल सेल्स के मिड में या सेंटर में उपस्थित होता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड की बात करें तो न्यूक्लियोइड एक रीजन है। बेसिकली हम बात करते हैं न्यूक्लियोइड, तो न्यूक्लियोइड नाम एक न्यूक्लियर रीजन से रखा गया है। ये न्यूक्लियर रीजन जिसमें बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल स्थित होता है, अतः इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड के अलावा हम इसे जीनोफोर कह सकते हैं, जबकि केवल एकमात्र डीएनए होने के कारण इसमें क्रोमोसोम का नंबर भी सिंगल होता है, अतः इसे क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो बैक्टीरियल सेल के जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड कह सकते हैं क्योंकि ये विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली इनमें अनुपस्थित होती है और डीएनए बिखरा हुआ रहता है साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा असंगठित डीएनए देखने को मिलता है और सिंगल डीएनए या कोइल्ड डीएनए होता है, जिसे आप कह सकते हैं कि इनमें गुणसूत्र भी या क्रोमोसोम का नंबर भी सिंगल होता है या एकल होता है। तो इस प्रकार के डीएनए को आप कोइल्ड या सर्कुलर डीएनए कह सकते हैं। अधिकांशतः बैक्टीरियल सेल्स में डीएनए सर्कुलर होता है, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी देखे गए हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल लीनियर प्रकार का होता है या रेखीय प्रकार का होता है। जनरली डीएनए की बात करें या जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो ये सर्कुलर होता है। इसके अलावा ये कोइल्ड होता है, कुंडलित होता है। अब बात करते हैं हम एक और अन्य संरचना या 6th की पॉइंट, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। बैक्टीरियल सेल के डीएनए के अलावा एक सर्कुलर डीएनए और इसमें देखने को मिलता है। ये सर्कुलर डीएनए क्रोमोसोम के अतिरिक्त होता है, इसलिए इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की बात करें तो इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्लोज्ड, कोवेलेंट और सर्कुलर होता है, अतः इसे ट्रिपल सी से भी जाना जाता है क्योंकि ये क्लोज, सर्कुलर और कोवेलेंट प्रकार की संरचना प्रदर्शित करता है, अतः इसे ट्रिपल सी से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड का मुख्य कार्य होता है ये एक बैक्टीरियल सेल्स के जेनेटिक मटेरियल को दूसरी बैक्टीरियल सेल्स में ट्रांसफ़र कर सकता है। अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी में ये वाहक की तरह कार्य करता है या वेक्टर की तरह कार्य करता है और एक बैक्टीरियल सेल्स के डीएनए को दूसरी बैक्टीरियल सेल्स में आसानी से प्रवेशित करा सकता है। अतः प्लाज्मिड का मुख्य कार्य यहाँ वेक्टर के रूप में किया जाता है। ये डीएनए के अतिरिक्त संरचना है, इसलिए इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए भी कहा जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण संरचना है जो टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलती है, यूकैरियोटिक सेल में ये अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं एक और विशेष संरचना
जिसे कि हम मीजोसोम्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। तो इनमें बात करते हैं हम रेस्पिरेशन की या श्वसन की। क्यों? क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। तो एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है स्टूडेंट्स? आपको दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एटीपी का प्रोडक्शन कहाँ होता है। तो एटीपी का प्रोडक्शन इनमें इन संरचनाओं में होता है जिन्हें हम मीजोसोम्स कहते हैं। मीजोसोम्स के ओरिजिन की बात करें तो मीजोसोम का ओरिजिन सेल मेम्ब्रेन, जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है, इसके इन्वेजिनेशन या फोल्डिंग से होता है। अर्थात सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली भीतर की ओर अंतर्वलित होकर एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करती है, जिसे मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम में विभिन्न प्रकार के रेस्पिरेटरी एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल के चेन को रन करता है। अतः आप इसे बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी में बैक्टीरिया सेल्स के लिए ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है या एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण संरचना है बैक्टीरियल सेल्स की। इनके अलावा कुछ अन्य संरचनाओं की बात करें तो इनमें गैस वैक्यूल्स उपस्थित हो सकती है, टीआरएनए उपस्थित हो सकता है। इसके अलावा राइबोसोम्स अगर ग्रुप में या बल्क में उपस्थित होते हैं तो ये पॉलीसोम्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें हमने एक बैक्टीरियल सेल्स को या टिपिकल बैक्टीरियल सेल्स के जनरल स्ट्रक्चर की डिटेल से स्टडी की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैंने मेरे सर्वोत्तम तरीके से, सरल तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है और ये आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।